ये आकाशवाणी है। नैराश्य आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। तो आइए सुनते हैं ये नाटक नैराश्य। क्या हो रहा है? अरे, क्या अभी तक चौका बर्तन नहीं निपटा? बस चौका धोना रह गया था, बाकी वो भी हो गया। आज तुम्हारी नंदोई जी की दुकान की छुट्टी है ना, इसीलिए खाने पीने में देर हो गई। हाँ भाभी, इस पलंग पर आराम से बैठो। और बताओ, क्या क्या कराई? बच्चों को स्कूल विदा करके आ रही हूँ। सोचा आज तुमसे मिलाऊं। ये लड़कियां सब कहाँ हैं? बड़ी तो कपड़े धो रही है, मंझली वैद्य जी के यहाँ गई है और छोटी सो रही है। उसका भी नाक मुंह चल रहा है। बुरा ना मानो तो ननद रानी, एक बात कहूँ? कहो भाभी, तुम तो परायों जैसी बातें करती हो। हमें नंदोई जी की एक बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात भाभी? इन लड़कियों को क्या घर के कामकाज के लिए ही रख छोड़ा है? क्या इनकी शादी ब्याह नहीं करना? लड़कियां तो पराया धन होती हैं। इन देवियों से सारी उम्र घर बिठाकर गुलामी करवानी है क्या? मैं तो कह कह कर हार गई, लेकिन कोई सुने तो। तुम कैसी पत्नी हो जो पति तुम्हारी बातों की परवाह नहीं करता? मैं पूछती हूँ, इन लड़कियों को कुछ पढ़ाना लिखाना भी है या कूड़े करकट की तरह सड़ने देना है? वो तो ठीक है, न इन्हें नाच गाना सिखाया, न सीना पिरोना। क्या इन्हें दुहेजों के गले मरना है? मैं तो इन्हें समझा समझा कर हार गई भाभी। वो तो समझते हैं कि जैसे इन लड़कियों की कोई जान ही नहीं है। माँ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। इन लोगों को तो दुख इस बात का है कि इतनी सारी लड़कियां क्यों पैदा हुई, कोई लड़का क्यों न हुआ। इसमें भला तुम्हारा क्या दोष? लड़का लड़की तो भगवान की देन होती है। कोई समझे तो वो लोग तो मुझे ही तो अभागिन ठहराते हैं। सारा दोष मेरे ही सिर मरते हैं। हमेशा दिल दुखाने की बातें करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। मैं आपसे बुराई नहीं करती भाभी, लेकिन उनके लक्षणों से मैं सारे घर की निगाहों से गिर गई हूँ। सास तो तुम जानो है ही पुराने वक्तों की। लड़कियों को गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझती है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि ये भी मुझसे इसी कारण अप्रसन्न है। पढ़े लिखे होकर भी जली कटी सुनाने से नहीं चूकते। ये तो बहुत गलत बात है। आजकल के जमाने में स्त्री के साथ ऐसी निर्दयता का व्यवहार करना तो पौरुषता पर कलंक लगाना है। वो सीधी मुंह बात भी नहीं करती भाभी। कोई न कोई बहाना ढूंढकर माँ बेटी मेरी जली पर नमक छिड़कते रहते हैं। कई कई दिनों तक अपने कमरे में नहीं आते। भूले भटके आ भी जाए तो खिंचे तने से। मैं तो थर थर कांपने लगती हूँ कि आप किसी बात पर गर्जे। तुमने तो मुझसे पहले इन बातों की चर्चा तक नहीं की। मैं तो समझती थी कि तुम राज करती हो, राज। अब समझी। तभी तो नंदोई जी ने कायदे के कपड़े तक सिलवा कर नहीं दिए तुम्हें। घर में तो भाभी ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ही साहस नहीं होता कि अपने लिए कुछ करूं। असल में मैं ही अभागिन हूँ। नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में हमेशा लड़कियां ही रचते। तुम क्यों मनमैला करती हो? इसमें भला इंसान का क्या बस चल सकता है? बड़े बड़े राजा महाराजा लड़कों का मुंह देखने को तरस जाते हैं। हाँ, नंदोई जी को तुमको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरे घर से आई हूँ, लेकिन इतने साल साथ रहकर मोह हो जाना आश्चर्य नहीं भाभी। उनकी एक मुस्कान और मीठी बात के लिए तो अक्सर हृदय तड़प कर रह जाता है। ये तो बहुत अनर्थ है जो वो तुम्हें दुत्कारते हैं। मैं तो अपनी लड़कियों को भी प्यार करने में सकुचाती हूँ। कई लोग ये न कहने लगे कि पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि तुम अपनी लड़कियों को प्यार भी नहीं कर सकती। वो भी तो आखिर इन्हीं लड़कियों के बाप हैं। उनका खून क्या इतना सफेद हो गया? प्यार करना तो दूर रहा भाभी,
उन्हें तो इन लड़कियों की शक्ल से भी नफरत है। इसीलिए उनका जब घर में आने का समय होता है तो मैं इन लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती हूँ। कई बार तो ताने और धमकियों से खून चूस लेते हैं। कहते हैं अगर फिर लड़की हुई तो वो घर बार छोड़ जाएंगे। छी छी, कैसी अच्छी बात है। कहते हैं ये घर नरक है, यहाँ एक क्षण भी ठहरना पाप है। मुझे तो ये चिंता और भी खाए जा रही है भाभी। नंदोई जी जैसे समझदार आदमी को ये सब कहना शोभा नहीं देता। हाँ नीरू, तुमने कोई मंत्र तावीज भी आजमाया? पहले मंगल का व्रत रखती थी, इसके बाद रविवार को निर्जला एकादशी, और न जाने कितने व्रत रखे। स्नान पूजा तो नित्य का नियम है, किंतु भाभी भाग्य में ही लड़के का मुंह देखना नसीब नहीं तो इन व्रतों से भला क्या होगा। मेरे भाग्य में तो नित्य अवहेलना और अपमान ही लिखा है। अब तो संसार से भी जी उछट गया है। अभी तुमने संसार को देखा ही कहाँ है नीरू? इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा वैराग्य। जहाँ अपने बच्चों को प्यार न दे सकूं, जहाँ कान एक मीठी बात के लिए और आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए तरस कर रह जाए, जहाँ घर में कोई बात न पूछे, वहाँ जीवन से जी उब जाए तो कोई आश्चर्य तो नहीं। मेरी भूल से ननद को बड़ा सताया है हिंदुस्तान ने। तुम्हें दोष देना भगवान को दोष देना है। ऐसे निर्दयों की यहाँ तो औलाद कभी भी नहीं होनी चाहिए। नीरू, तुम चिंता मत करो। तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताती हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो क्या भाभी? बात बात पते की है, अगर तुम मानो तो कहूँ। क्या कोई छल्ला तावीज है? अरे नहीं। फिर क्या कोई साधु महात्मा? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं साधु महात्मा की बात बताने जा रही हूँ? तुम कोई वैद्य डॉक्टर तो हो नहीं, और इसके बाद आता है नंबर साधु महात्माओं का। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेकिन इसमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। आखिर सुनाओ भी तो। वह ऐसी कौन सी बात है? ऐसे सुनाने से तो सारी बात बिगड़ जाएगी। कान में सुनाने वाली है, सुनो। साधु महात्मा है, सुना? समझ गई ना? बात तो समझ गई, लेकिन क्या? कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, ये दिन तो कोई लौटा न लेगा। और अगर ईश्वर न करे काम न बना तो फिर कोई और युक्ति भी निकाली जा सकती है। कौन? आहा, हमारी सलाह साहिबा। कहिए कहिए। मैंने कहा आज चांद इधर से कैसे निकल आया? आपके दर्शन तो नंदोई जी बड़े साधु महात्माओं के किए जाते हैं। स्त्री जाति के दर्शनों से कुछ भी प्राप्ति न होगी। पति चाहे लड़का और स्त्री बेचारी लड़की ही पैदा करना जानती है। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों समझने लगे नंदोई जी? दूध पीते बच्चे जो ठहरे, रोटी को ओची और पानी को मानी जो कहते हो। भाभी हमारी सलाह साहबा को तो एक मस्खरा बनाना चाहिए था भगवान को। यूं भगवान को दुहाई देने से काम न चलेगा लाला। साधु महात्माओं के पैर पकड़ो तो शायद काम बन जाए। जानते हो, एक महात्मा आजकल आए हुए हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि महात्मा जी ने वरदान दिया हो और पूरा न हुआ हो। तुम भी उनको आजमा लो। हमारी ननद को उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हमारे साथ भेज दो। अगर भगवान को मंजूर हुआ तो इस घर में एक लड़का खेलता नजर आने लगेगा। अच्छा, ये भी करके देख लेंगे। आप भी क्या कहेंगे कि नंदोई जी ने बात नहीं मानी? तो फिर आप समझिए आपका कार्य भी सिद्ध हो गया। निरुपमा, तुम कल दोपहर को तैयार रहना। कल ही तुझे दर्शन करवा लाऊंगी महात्मा जी के। अच्छा भाभी। घमंडी बेटा, ऐसा लगता है कि जिन साधु महात्मा से बहू 4-5 महीने पहले मिलने गई थी वो जरूर कोई पहुंचे हुए हैं। अगर इस बार लड़का हुआ तो महात्मा जी को सोने के थाल में मिठाई भेजूंगी। मुझे तो लक्षण लड़के के ही लगते हैं। हाँ माँ, उस दिन तो हमारी सलहज भी महात्मा जी की बड़ी बड़ी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि उनके आशीर्वाद से बांझों के भी लड़के हुए हैं। बेटा, अब तो बहू एक बेटे को जन्म देने वाली है, घर का नाम चलेगा। हमने बहू को बड़ा दुख दिया। सच कहती हो माँ, मैंने उसे हमेशा सताया है। अब बेटा तो बहू से प्यार से बोला कर। स्त्री पति के मुख से हमेशा प्यार की बातें सुनना चाहती है। अब तो अपनी दुकान से जल्द ही घर आ जाया कर।
दुकान का काम मुंशी जी पर छोड़ दे और तू बहू को खुश रखने की सोच। अरे दुकान पर अगर 2-4 महीने आमदनी कम हो गई तो कोई हर्ज नहीं। दुनिया में बेटे से बढ़कर और कोई नियामत नहीं। दुकान की कोई परवाह नहीं माँ, 4-5 महीने में कौन सा फर्क पड़ जाएगा। हाँ माँ, अगर तू कहे तो उसके लिए कुछ जेवर बनवा दूं। दरअसल औरतों को तो जेवर। अरे ये भी कोई पूछने की बात है। अरे यही तो दिन है बहू रानी के जेवर पहनने के। देखो जेवर नए डिजाइन के बनवाना। मास्टर जी की भतीजी ने अभी एक सेट बनवाया है। बहू रानी अगर पसंद करे तो एक ऐसा ही सेट उसे भी बनवा दो। अच्छा माँ। और बहू को भी साथ ले जाना, वो ये उसे पसंद कर लेगी। और सुन, उसे सैर करवाने भी ले जाया कर। इन दिनों की खुली हवा बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। माँ, तांगे से बढ़कर हवाखोरी के लिए कोई सवारी नहीं। हमारा तांगा टूटा पड़ा है और घोड़ी गांव गई हुई है। अरे गांव ही गई है, कोई पाताल तो नहीं गई। कल सुबह ही मुंशी जी को गांव भेज दो कि घोड़ी ले आए, और कल रमजान बढ़ई को बुलवाकर तांगे की मरम्मत करवा लो। एक नई चीज बन जाएगी और बहू रानी की रोज की सैर का प्रबंध भी हो जाएगा। तू ठीक कहती है माँ, घर की एक चीज भी ठीक हो जाएगी। अच्छा माँ, मैं उसके लिए थोड़ा सा कलाकंद ले आऊं। सुबह राम स्वरूप हलवाई को खास करके कह आया था। अच्छा बेटा। अरे घमंडी बेटा, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। क्या माँ? कल तड़के तड़के सामने वाली चंद्रा आ गई थी। हमारी बहू रानी अभी सो कर उठी थी तो बहू ने वही फटी धोती पहन रखी थी। मुझे तो बहुत शर्म आई। क्या तूने उसे कोई नया धोती जोड़ा नहीं ला कर दिया? मुझे तो माँ इसका ध्यान ही नहीं रहा। अब 2-4 बढ़िया साड़ियां खरीद कर ला दे उसे। इतने ऊंचे खानदान की बहू है और फिर थोड़े ही दिनों में वो एक बेटे को जन्म देने वाली है। उसे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ये काम तो माँ कल ही हो सकेगा, आज तो बाजार बंद है। कोई बात नहीं, तो फिर तू कल ही सुबह ले आइयो। अच्छा माँ, अब मैं जाऊं? देखो देर से ना आना, अपने दोस्तों की महफिलें बंद कर दो। बहू रानी रोज तुम्हारी राह देखती रहती है। अच्छा अच्छा। बेटा मैं सोच रही थी कि जो बहू के लिए सेट बनेगा ना, उसके साथ साथ होने वाली लड़की के लिए भी एक बढ़िया सी चीज बन जाए। अभी तो माँ अरे बेटा, लड़के के होने में सैकड़ों काम करने पड़ते हैं। अरे मैं ठहरी बूढ़ी और तू इन सब बातों से ना समझ। जो होता जाए वही अच्छा है। क्या बनाए कि तू अपने होने वाले पोते के लिए? मेरा मन तो लड़के के लिए एक तगड़ी बनवाने को कर रहा है। तू ठहरा नए जमाने का, तुझे ना मालूम मेरी ये बात जचे भी या नहीं? तो फिर माँ ऐसा करते हैं कि तेरे मन की भी चीज बन जाए और मेरे मन की भी। तेरे मन की क्या चीज है? माँ, मैं लड़के के लिए एक बढ़िया हार बनवाना चाहता हूँ। अरे हार? हाँ। हार में तो वो खूब खिलेगा। और घमंडी बेटा, तगड़ी में तो मेरे पास जो सोना रखा है ना, उसे ही लगवाना। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, अब तो सुनार के पास जाकर उसे घर भेज देना, मैं उससे सारी बात कर लूंगी। अच्छा माँ, मैं अब चलूं, कहीं हलवाई दुकान बंद कर दे। मेहरी, अरे ओ मेहरी, अरे कहाँ मर गई है? क्या बात है माँ जी? अरे बुलाया तो मैंने मेहरी को था और आ गई तू। जा बैठा आराम कर, सांझ पड़ गई है, कहीं पैर ऊपर नीचे ना पड़ जाए। माँ जी, मैं तो बैठी बैठी थक जाती हूँ। अरे क्या जमाना आ गया है, आजकल की लड़कियां आराम से बैठ भी तो नहीं सकती, पैरों में चक्कर हैं चक्कर। मेरे जब घमंडी हुआ था तो मेरी सास ने मुझे पलंग से उठने भी ना दिया था। चल बैठ जाकर। अरे क्या कर रही है? लाख बार समझाया कि भारी चीजों को हाथ मत लगाया कर। लड़कियों की दवा तो मैं भारी से भारी ट्रंक उठा लेती थी। तू तो फूहड़ है। अरे बहू रानी, लड़कियों की बात और होती है और लड़कों की और। लड़कियों पर तो किसी भी बात का असर ही नहीं होता। हाँ, आप कैसी बातें करती हैं माँ जी? जान तो दोनों में एक ही जैसी होती है, लड़का हो या लड़की। तुझे तो अभी तक होश नहीं आया। हाँ, ये तो बता, आज फल खाए कि नहीं? इतने सारे फल नहीं खाए जाते मुझसे। कैसे नहीं खाए जाते? अरे अगले वक्त के लिए तो खाने ही चाहिए। नमस्ते माँ जी। आओ बेटी आओ, कहो कैसी हो? बहुत दिनों के बाद आई हो। काम काज में फुर्सत कहाँ मिलती है। नमस्ते भाभी। निरुपमा,
महात्मा जी की बातें तो याद है ना? मंगल के व्रत रखती हो या नहीं? बराबर, एक व्रत भी नहीं छोड़ा। 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती हो ना? हाँ सुकेशी बेटी, इसका जिम्मा मैंने ले रखा है। हाँ माँ जी, ये काम बहुत जरूरी है। बेटे का मुंह देखना यूं ही नसीब नहीं होता, बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। ठीक कहती हो बेटी, मैंने तो घमंडी के बखत 7 वर्षों तक तुलसी माई की छाया में दिया जलाया था। निरुपमा तो लड़के का होना दाल भात का कौर समझती है। महात्मा जी की कृपा हुई तो हर बार लड़का ही होगा, ना को दम ना आ जाए तो कहना। बेटी, दूध पूत से भी कभी किसी का मन भरा है? माँ जी, रात मैंने सपना देखा कि एक बुढ़िया ने मुझे पुकारा और एक नारियल दिया। आजकल तो ऐसा जी चाहता है कि खूब गाना गाऊं, सुनूं, नदी में खूब नहाऊं। हरदम एक अजीब सा नशा छाया रहता है। अच्छा, ये तो बड़े शुभ लक्षण हैं। इस बार तो लड़का ही होगा। मैं क्या कहती थी माँ जी, महात्मा जी की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। निरुपमा सुख शांति से निपट जाए तो आपसे एक सोने की चीज लूंगी। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, एक क्या दो चीजें बनवा दूंगी। सुकेशी बेटी, तुम कभी कभार आ जाया करो, जिससे 2-4 घड़ी बहू रानी का भी दिल बहल जाया करेगा। अकेली पड़ी रहती है सारा दिन। अच्छा, मैं अब चलूं, चूल्हा जल रहा होगा। अरे, अब निरुपमा खाना नहीं बनाती क्या? अरे, तुम भी कैसी बातें करती हो? ऐसे दिनों में मैं भला बहू रानी को चूल्हे के पास कैसे बैठने दूं? एक तो जेठ की गर्मी और ऊपर से चूल्हा। ना बाबा ना, मैं सास हूँ, कोई डायन नहीं। लो, चली गई। मैंने कहा निरुपमा, आजकल तो खूब खातिरें हो रही हैं। देखी हमारी तरकीब। भाभी, ये नाटक आखिर कब तक चलेगा? अगर अब की भी लड़की हुई तो सारा भंडा फूट जाएगा और बड़ी जलालत होगी। अब खातिरें हो रही हैं तो करवाती जा। सावन की धूप का क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। इसी बहाने तेरे 10 महीने आराम से तो कट जाएंगे। अगर अब की फिर लड़की हुई तो बाद में और कोई तरकीब निकाल लेंगे। स्वार्थ की भी हद होती है भाभी। घर वाले अब मेरा आदर करते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि मेरे पुत्र होगा जो उनके कुल का नाम चलाएगा। मैं क्या एक पशु के समान हूँ जिसे केवल दूध के लिए अच्छा चारा पानी दिया जाता है? नारी बोलती नहीं नीरू, सबको सहा करती है। कहिए महात्मा जी, क्या हालचाल है? आप सुनाइए नंदोई जी, अब तो विश्वास आया हमारी बातों पर। अरे वो तो अपने वक्त पर ही होगा। अलबत्ता मेरा दिल कहता है कि अब की कहते कहते शर्मा क्यों गए? इत्मीनान रखो, लड़का ही होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर खिलाओ अपनी लाड़ों को। मुझे तो ये थोड़ी सी मिठाई खिलाओ जिसकी खुशबू इस दोने से आ रही है। बड़ी लंबी नाक पाई है आपने। ये लीजिए, खाइए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। खास ऑर्डर देकर बनवाई लगती है। ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा भाई, अब हम चलें। नमस्ते नंदोई जी। नमस्ते महात्मा जी। नीरू, लो, ये कलाकंद खाओ, तुम्हारे लिए बनवाई है। आप यूं ही पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? तुम खाओ भी। आप भी खाइए। हम तो मिठाई इकट्ठी खाएंगे जब हलवाई घर बैठेगा। तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? ठीक है। ये तो बताओ, लड़के का नाम क्या रखोगे? अरे, ये तो तुमने खूब याद दिलाया, मुझे तो इसका ध्यान ही नहीं रहा। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। तुम बताओ। जोरावर कैसा रहेगा? नहीं। हरिश्चंद्र? वीर कुमार, हाँ, ये नाम अच्छा है। ये भी कोई नाम में नाम है। इससे अच्छा तो वीरेंद्र रहेगा। नाम का आदमी पर काफी असर होता है। जैसा आपका नाम है। जैसा तुम भी कोई ऐसी बात निकाल लेती हो जिससे हम लाजवाब हो जाते हैं। आप ही से सीखा है। मेरा कहा मानो, रात को सोते समय महाभारत के वीरों की कहानियां सुना करो। बच्चे पर इन दिनों के संस्कारों का काफी प्रभाव पड़ता है। तो फिर आज से शुरू कर दूं ना? आज से? लो, महाभारत में लिखा है कि... सुनिए। क्या? मुझे फूल ला दिया करो ना। आजकल तो जी चाहता है कि हर समय किसी सुगंध को अपने साथ रखूं। नीरू, नीरू, ये तो शुभ लक्षण है।
मुंशी कन्हैयालाल की पत्नी भी इत्र की फरमाइश करती थी और उसके भी लड़का हुआ था। हाँ, तो फिर कब लाओगे? अभी ले आता हूँ। अरे बाजार कोई दूर थोड़े ही है, बनारस की एक नई दुकान खुली है, कई तरह के इत्र हैं। कहो तो इत्र नंबर 1 की शीशी एक लेता हूँ। एक शीशी क्या करनी है, एक पाया बहुत है। फाये से क्या होगा, शीशी होगी तो कभी हम भी लगा लिया करेंगे। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। अरे तुम तो उल्टा समझ रही हो। रहने भी दो। नीरू, बहू, ओ बहू, आ रही हूँ माँ जी। मुंशी जी, ओ मुंशी जी। आया है हुजूर। अरे क्या हुजूर के बच्चे, ये मंगल गान अभी से क्यों शुरू करवा दिया है? हुजूर अभी शुरू नहीं हुआ है, रिहर्सल हो रही थी। राजकुमार पधारने ही वाले हैं। आपकी सरकार 6 जोड़े कपड़े लूंगा। अरे सब दूंगा, क्यों घबराता है? अभी राजकुमार का जन्म तो हुआ नहीं। अजी आप कौन सी देर है हुजूर, लेडी डॉक्टर बहुरानी के कमरे में विराजमान है। अब तो कमरे से मुन्ने के रोने की आवाज की बस इंतजार है। अच्छा मुंशी जी, वो मीर शिकार नहीं आया? मैं यहाँ खड़ा हूँ हुजूर। हाँ, बंदूक छोड़ने के लिए तैयार हो ना? जी हुजूर, कब का तैयार बैठा हूँ। बंदूक पे कितने कारतूस भरे हैं? जी हुजूर, 4। तुम तो निरे गधे निकले, पहली बार लड़का हो रहा है, क्या सिर्फ 4 बार बंदूक चलेगी? हुजूर कारतूस तो और भी साथ लाया हूँ। तो फिर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? मैं कहता हूँ मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? 7 दफा फायर होंगे, 7 दफा, क्या समझे? हमारे यहाँ एक वीर बालक का जन्म होने वाला है। समझ गया हुजूर, 7 दफा ही बंदूक चलेगी, लेकिन अब के मालिक पगड़ी और दुपट्टा लूंगा। अबे कितनी पगड़ियां लेगा तू? अरे इतनी बेभाव की दूंगा कि सिर के बाल गंजे हो जाएगा। हुजूर बाजे वाले शोर मचा रहे हैं। क्या शोर मचा रहे हैं? क्यों? कहते हैं हुजूर की बाजा सिर्फ 2 घंटे के लिए ठहराया गया था, अब 3 घंटे होने के बाद। उनकी इतनी हिम्मत, क्या समझते हैं वो अपने आप को? जानते नहीं वो किस हवेली पर आए हैं, और वो भी बाजा बजाने हमारे राजकुमार के जन्म पर? मैंने तो बहुत समझाया हुजूर, लेकिन तो कह दो उनसे कि हम बाजे को 2 घंटे के लिए और रखना चाहते हैं, बाजे का पूरा खर्च दिया जाएगा। जो हुक्म सरकार। मुंशी जी जी, कहिए हुजूर। सुनो, राजकुमार के लिए जो नए जेवर जौहरी कल शाम को दे गया था, वो चच्चा खाने में पहुंचा दिया कि नहीं? पहुंचा दिए माने। और लेडी डॉक्टर को बता दिया कि वो जेवर राजकुमार के जन्म होते ही उसे पहना दिया जाएगा। हुजूर उसकी ताकीद तो मैंने पहले से ही कर दी थी। ठीक है। वो ग्वाले का बच्चा कहाँ है? ग्वाले का बच्चा कौन ग्वाला है हुजूर? भूल गए ना? मैं तो जानता ही था कि तुम्हारी इस खोपड़ी में सब बातें नहीं समझ सकती। मैं उस ग्वाले की बात कर रहा हूँ जो राजकुमार के लिए गाय का दूध निकालने के लिए मुलाजिम रखा गया है। अच्छा वो? हाँ वो, अब समझे? हुजूर वो तो गाय को जुगाली करवा रहा। हुजूर हमारे वो किराएदार है ना, अजी वही सीताराम। हाँ। उन्होंने अपनी दुकान से ताजे पट्टे गाय के लिए भिजवाए हैं और कहा है कि राजकुमार की गाय के लिए सब सामान उनकी दुकान से मुफ्त आएगा। क्या मुफ्त आएगा? जी हुजूर। मुंशी जी ऐसा करो, उनकी दुकान का अगले महीने से किराया कम कर दो। अरे घमंडी, तुझसे ना हो सकेगा ये सारा काम। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये तेरे बस का नहीं है। क्या बात है माँ? मैं पूछती हूँ पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी? तू तो निरा बच्चा निकला घमंडी। पंडित जी का तो आना बहुत जरूरी है। राजकुमार के जन्म का मुहूर्त देखना, ये सब कैसे होगा? इसका तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। खैर अभी इंतजाम करता हूँ। मुंशी जी जल्दी से जाकर सामने वाले पंडित जी को बुला लाओ, मेरा नाम ले लेना, समझे? समझ गया हुजूर, अभी जाता हूँ पंडित जी को बुलाने। अरे घमंडी, हलवाई के पास कौन बैठा है? सब मिठाइयाँ अभी तक बनी कि नहीं? कैसा सुस्त हलवाई लाया है तू। शामियाने में 500 औरत मर्द राजकुमार के होने के इंतजार में बैठे हैं। पोता होते मैं उनका काहे से मुंह मीठा कराऊंगी? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं उसका इंतजाम खुद ही देखता हूँ। एक बात और बता। क्या माँ? फकीरों को बांटने के लिए जो अनाज के बोरे मंगवाए थे, वो कहाँ रखे हैं? ये देखो माँ, इस दरी से ढके पड़े हुए हैं। तुझे तो हर एक बात समझानी पड़ती है। क्या हुआ माँ? अरे बोरे अभी तक बंद क्यों रखे हैं? अरे घमंडी, इनके मुंह खुलवा दे।
राजकुमार के जन्म लेते ही यह अनाज बंटना है। अगर पल भर की भी देरी हुई तो ग्रह दशा की शांति कैसे होगी? मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, ये सब काम कैसे होंगे? माँ अभी खोलता हूँ बोरों को, अभी। झुक झुक जिए मेरा राजकुमार, मेरी सब मुरादें पूरी हो गई। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। वो मेहरी आ रही है, उसे पूछती हूँ राजकुमार के नैना। मेहरी, ओ मेहरी। अरे माजी माजी, कैसे भागो माजी? अरे क्या हुआ री? बोलती क्यों नहीं? अरे माजी, माजी बहुरानी की फिर लड़की भई है। अरे क्या बकती है? होश की दवा कर। जा लेडी डॉक्टर से पूछ करा। तूने अच्छी तरह देखा भी है या यूं ही? हाँ माजी, लड़की भई है माजी। अरे अपनी आँखों से देखा है माजी, बिल्कुल लड़की है। जगह लड़की। अरे शोरगुल को तो चुप करवाओ, मेरा तो दिमाग चक्कर खाने लगा है। क्या सोचा था, क्या हो गया? और वो साधु महात्मा? हमारी तकदीर ही खराब है बेटा। जाओ भाई, सब लोग चले जाओ। तुम लोगों के भाग में कुछ पाना ना लिखा था। भाग जाओ सब, भाग जाओ सब। सैकड़ों रुपए में पानी फेंक गया। बंद करो ये भाजा गाजा, चल जाओ वहां से। सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। और दिल को कितना सदमा पहुंचा है। मैं उस महात्मा की खबर लूंगा। महात्मा क्या, कोई धूर्त होगा, धूर्त। मैं उसकी सारी धूर्तता निकालूंगा। मारी डंडों की खोपड़ी पे तोड़ दी तो घमंडी नाम नहीं। ये सेज काढ़ी, ये गाय, ये पालना, ये सेवर किसके सर पर? उसने हमसे पाखंड खेला है। उसने हमसे पाखंड खेला है। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मैं तो पहले ही चौंका था कि हो ना हो ये कोई पाखंडी है, नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। बेटा, सारा दोष अपने भाग्य का है। अब सब्र कर, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। लड़का लड़की ईश्वर की देन है। जहाँ 3 है वहीं एक और सही। माँ, मालूम होता है तकदीर में पुत्र नहीं लिखा, कुल का नाम डूबना ही है। तो क्या आज डूबा, क्या 10 साल बाद डूबा। अब मैं कहीं चला जाऊंगा। गृहस्थी में कौन सा सुख पाया है मैंने। मुझे अफसोस है कि इसमें अफसोस काहे का डॉक्टर साहब। लड़के लड़की में भला। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बहुरानी का सदमे की वजह से हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल? नैराश्य। अभी आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।